नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से बायोमित्रा के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। लैब असिस्टेंट 2026 का पेपर हो चुका है। बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ, बहुत सारे बच्चों का बहुत ख़राब हुआ, कुछ बच्चों का ठीक ठाक हुआ है, लेकिन वो सब पास्ट की बातें हो गई है। अब उन चीज़ों पे विचार करना, सोचना, मंथन करना, चिंतन करना, उसका कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि जो होना था वो हो चुका है। अब अपने को जो नेक्स्ट हमारा टारगेट है, जो हमारा फ्यूचर है, उस पर फोकस करना चाहिए, ना कि जो चीज़ें बीत चुकी हैं उनको बार बार सोचते रहना, उसी के बारे में सोचते रहना। वो पास्ट को तो ठीक नहीं कर सकती, बल्कि आपके फ्यूचर को और ख़राब कर देगी। तो उन चीज़ों को अब ज़्यादा नहीं सोचना है, जो हुआ वो हो चुका है। अब आगे कैसे करना है, क्या करना है, उन चीज़ों पे ध्यान दो, नहीं तो यही सेम चीज़ें, यही सारी की सारी मिस्टेक आपके आगे और होगी। ठीक है, खैर ये बातें हो चुकी हैं, लेकिन आज के इस वीडियो का जो हमारा मकसद है वो ये है कि जब मैंने लैब असिस्टेंट 2026 के लिए पढ़ाना शुरू किया, उस दिन पहली क्लास से लेकर के और लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम तक, उससे एक दिन पहले भी और अंतिम क्लास तक मैं एक ही चीज़ बार बार बोलता रहा कि 90% सवालों की गारंटी मेरी है। चाहे पेपर किसी लेवल तक पहुंच जाए, एग्जामिनर किसी भी लेवल तक पहुंच करके पेपर बना दे, 90% सवालों की गारंटी मेरी है। और हुआ क्या? 90 नहीं, 95% प्लस क्वेश्चंस एग्जैक्ट मैं आपको लाइन टू लाइन दिखाऊंगा। एक शब्द भी इधर से उधर नहीं होगा, ये मेरा दावा है। आज के इस वीडियो में आप अंतिम तक बने रहें। आपने मेरी एक भी क्लास देखी नहीं देखी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज इस वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि आपको लगे भी कि अगर किसी ने कहा है तो वो सच में उस चीज़ों का प्रूफ देता है। और जिन बच्चों ने मेरे से बायोलॉजी पढ़ी, उसी दिन उन बच्चों के मैसेज आ गए कि सर वास्तव में फोड़ दिया हमने पेपर को। लगभग बहुत सारे स्टूडेंट के मेरे पास मैसेज हैं कि सर हमने 40 प्लस क्वेश्चंस आराम से कर दिए। और सबसे मुझे खुशी की बात तब लगी जब मैथ वाले स्टूडेंट, जिन्होंने ज़िंदगी में कभी बायोलॉजी नहीं पढ़ी और पहली बार मेरी क्लासेस देखी, उन लोगों ने भी 40 सवाल बायो के सही किए हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, क्योंकि बायो तो ठीक है, उनका बायो सब्जेक्ट है, लेकिन मैथ वालों का तो सब्जेक्ट भी नहीं था। दूसरी चीज़, इस बार बायोलॉजी के अंदर 46 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यानी कि आधा पेपर तो सेकेंड वाला मैं खुद मिला दूंगा। 50 में से 46 क्वेश्चंस तो मैं आपके खुद मिला दूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन है ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम को लेकर के। एक व्यक्ति जिनका रुधिर वर्ग ए बी है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन से कथन इस व्यक्ति के लिए सही है। ठीक है, अब 5 आपको स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखे हैं ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में। ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में 5 स्टेटमेंट है कि व्यक्ति के आरबीसी में एंटीजन ए और बी है, व्यक्ति सर्वग्राही है, व्यक्ति के प्लाज्मा में दोनों प्रकार की एंटीबॉडी है, दोनों प्रकार की एंटीबॉडी नहीं है, या फिर व्यक्ति सर्वदाता है। ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम की आपको बात करनी है। ये ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया। इधर मैंने ब्लड ग्रुप लिखे हुए हैं, ए बी है, बी बी है, ए बी है और ओ है। उन सब के सामने उनमें कौन से एंटीजन मिलते हैं और उसमें उनके सामने कौन सी एंटीबॉडी है, उनके अंदर दाता समूह कौन से हैं, ग्राही समूह कौन से हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम की, तो ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम में जो एंटीजन होंगे वो ए और बी दोनों होंगे, यानी कि व्यक्ति के आरबीसी में प्रतिजन ए और बी दोनों हैं, यानी कि ए स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। दूसरा, इसने कहा कि व्यक्ति सर्वग्राही है। ऊपर आप जब देखेंगे तो यहाँ पे 2 चीज़ें आपको लिखी हुई मिलेगी कि सार्वत्रिक दाता होता है ओ नेगेटिव, और ए बी पॉजिटिव आपका सार्वत्रिक ग्राही है। ए बी पॉजिटिव आपका सार्वत्रिक ग्राही है, मतलब ये स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा, इसने कहा कि व्यक्ति के प्लाज्मा में दोनों प्रकार की एंटीबॉडी हैं। जरा देखिए ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम के सामने एंटीबॉडी में क्या है, कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, यानी कि ये आपका गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन अगर आप देखेंगे कि व्यक्ति के प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, बिल्कुल सही है, कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, यानी कि सी ऑप्शन डी ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। ई कह रहा है कि व्यक्ति सर्वदाता है। क्या ए बी सर्वदाता है? नहीं, ए बी सर्वग्राही है, हम पहले ही बात कर चुके हैं, यानी कि ई ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा, यानी कि ए बी और डी सही है, ए बी और डी सही है, ये आपका आंसर हो जाएगा। सी और ई गलत हो जाएंगे। ठीक बात, सारा का सारा एग्जैक्ट मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कंपैरिजन करके पढ़ा दिया। और वो एक स्टेप आगे भी चला जाता तो भी ये सवाल हो जाता, क्योंकि हमने सारी चीज़ें बस एक स्लाइड के अंदर कवर कर ली है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, विडाल परीक्षण का उपयोग किस रोग का पता लगाने के लिए किया जाता है? ये रहा आपका टाइफॉइड, और ये रहा टाइफॉइड के अंदर टेस्ट आपका विडाल टेस्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका?
टाइफॉइड ज्वर या फिर आंतरीय ज्वर जिसे कहते हैं साल्मोनेला टाइफी से होता है, आंतों पर इसका इफेक्ट होता है। मुख्य लक्षण ये लिखे और ये बस 4 बातें मैंने बताई। मैंने कहा 4 बातें पढ़ लो, सवाल बाहर नहीं जाएगा और जाना ही नहीं है। ठीक है, चल दूसरा अगला क्वेश्चन, अनैच्छिक क्रियाओं जैसे रक्तदाब, लार का बनना, उल्टी आना, ये किसके द्वारा नियंत्रित होता है? ऑप्शन है सेरिब्रम, क्रेनियम, अग्र मस्तिष्क, मेड्यूला। ये रहा आपका मेड्यूला और ये रहा अनैच्छिक गतिविधियों का नियमन। एग्जैक्ट अनैच्छिक क्रिया, अनैच्छिक गतिविधियां, एग्जैक्ट सवाल मिल रहा है। ठीक है, दिख रहा है आपको? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? मेड्यूला। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे आपको मिलाना था कौन सा जो है वो एल्गी किससे संबंध रखता है, कौन सा कवक किससे संबंध रखता है। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं फियोफाइसी की, तो फियोफाइसी के अंदर एक्टोकार्पस आ जाएगा। सर आपने कहाँ पे लिखाया? ये रहा फियोफाइसी और ये रहे फियोफाइसी के एग्जाम्पल में एक्टोकार्पस। दिख गया? यस सर दिख गया, यानी कि ए में तो थर्ड आएगा। दूसरा सर लाइकोप्सिडा में कौन सा आएगा? सर लाइकोप्सिडा आपने कहाँ पे लिखा है? सर ये रहा लाइकोप्सिडा और ये रहा लाइकोप्सिडा के अंदर सेलाजिनेला। दिख गया? यस सर दिख गया। तो ये रहा फर्स्ट। अच्छा सर क्लोरोफाइसी, ये रहा क्लोरोफाइसी और क्लोरोफाइसी के अंदर आ जाएगा क्लेमाइडोमोनास। तो ये आपका क्लोरोफाइसी के अंदर क्लेमाइडोमोनास। दिख गया? यस सर दिख गया। अच्छा फाइकोमाइसिटीज, ये रहा फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज में एल्बुगो, तो ये रहा फाइकोमाइसिटीज में एल्बुगो। चारों के चारों ऑप्शन क्लियर हैं। सवाल करने के लिए चारों ऑप्शन नहीं चाहिए थे, लेकिन मुझे प्रूफ सारा ही देना है। मुझे प्रूफ सारे ही देने हैं, एक एक शब्द का प्रूफ देना है, क्योंकि हमने मेहनत की है, पढ़ाया है उस लेवल का, तो दे पा रहे हैं। ठीक है, चलो क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अर्धसूत्री विभाजन की दी गई प्रावस्थाओं को आरंभ करते हुए उनके घटित होने के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि इनका सीक्वेंस पूछा गया है कि जो प्रोफेज फर्स्ट है उस प्रोफेज फर्स्ट के अंदर जो अलग अलग स्टेज हैं उनका सीक्वेंस बताओ। चलो सीक्वेंस देख लेते हैं। इसमें इन्होंने अलग अलग दे दिया, लेप्टोटीन कहीं पे दिया, फिर जाइगोटीन, फिर पेकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। अपन यहाँ पर देख लीजिए, लेप्टोटीन है ना, फिर जाइगोटीन, फिर पेकाइटीन, उसके बाद डिप्लोटीन और उसके बाद डाइकाइनेसिस। यानी कि 1 नंबर पे आपकी कौन सी आ जाएगी? सर लेप्टोटीन आ जाएगा। 2 नंबर पे कौन आ जाएगा? सर 2 नंबर पे जाइगोटीन आ जाएगा। 3 नंबर पे पेकाइटीन, 4 नंबर पे डिप्लोटीन, 5 नंबर पे डाइकाइनेसिस। यानी कि पहले हमारा क्या आ जाता है? डी सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद में क्या आ जाएगा? लेप्टोटीन के बाद में जाइगोटीन, यानी कि डी के बाद में ई आएगा। उसके बाद में बी आएगा। उसके बाद में बी आएगा। उसके बाद में क्या आ जाएगा साहब? 4 नंबर पे कौन सा हो जाएगा? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन। उसके बाद सी आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है ना। डी सबसे पहले देखो, डी लेप्टोटीन, फिर ई पे हो गया सर जाइगोटीन, बिल्कुल ठीक है। फिर बी पे अगर देखें तो बी पे पेकाइटीन, फिर सी पे डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर लो यहाँ से। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा टेरिडोफाइट जो विषम बीजाणु दर्शाता है? ठीक है, ज्यादातर टेरिडोफाइट सम बीजाणु होते हैं, लेकिन कुछ विषम बीजाणु होते हैं। कौन कौन से? सेलाजिनिला और साल्विनिया। ऑप्शन में क्या है? साल्विनिया। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एग्जैक्ट लाइन भी चेंज नहीं कर रहा है। कुछ विषम बीजाणु टेरिडोफाइट, सेलाजिनिला और साल्विनिया। आपका आंसर आ जाएगा साल्विनिया। सेलाजिनिला ऑप्शन में है नहीं, साल्विनिया ऑप्शन में है, साल्विनिया हो जाएगा। ठीक है, अपन ने दोनों ही लिख रखे हैं, जो भी पूछे कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल, सेब का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? विभिन्न फलों में खाने योग्य भाग सबके ही लिखा रखे हैं और इधर मैंने सेब का लिखा दिया मांसल पुष्पासन, मांसल पुष्पासन। डन। चलो नेक्स्ट, नीचे सूचीबद्ध किए गए संघों में से किस संघ को प्राणी कूट प्रगुही या स्यूडोसिलोमेंट कहेंगे? कूट गुहिये या स्यूडोसिलोमेंट एसके हेलमिंथेस। एसके हेलमिंथेस। आ रहा भाई आनंद? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? बता दो। स्यूडोसिलोमेंट के अंदर एसके हेलमिंथेस, और ये सारणी जब मैंने आपको एनिमल किंगडम पढ़ाया, पहली क्लास ये ली थी, मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट अगर सवाल बनने के चांसेस है वो यहाँ से हैं, और इतना अच्छे तरीके से मैंने याद करवाया था, जिस बच्चे ने क्लास देखी है उसको पता है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं, मुझे पता है, जो नहीं पढ़े मेरे से, और अब मैं ये प्रूफ दूंगा तो उनको बिल्कुल जलन होगी, बिल्कुल ईर्ष्या होगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आगे से संभल जाना, आगे से ध्यान रखना, ठीक है। मुझे पता है आप ये चीज़ नहीं सहन कर पाओगे, लेकिन वो कौन बच्चे होंगे जो पढ़े नहीं हैं।
जो मेरे से नहीं पढ़े हैं, जो पहली बार ये चीज़ें देख रहे हैं, उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। जिन्होंने क्लासेस देखी हैं वो दिल ही दिल के अंदर मेरे को धन्यवाद दे रहे हैं। चलो बातें ज़्यादा नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। ये खैर आप सबको पता भी है। अगला क्वेश्चन धमनी और सीरा को लेकर के हैं, और बिल्कुल यहाँ पर ये जिस प्रकार से हमने इसको अंतर करके पढ़ा वैसा का वैसा सवाल पूछ लिया इन्होंने। पहले इन्होंने क्या कहा, धमनियों की पतली प्रत्यास्थ भित्ति होती है और सीराओं की मोटी प्रत्यास्थ भित्ति होती है, यही तो कहा। इधर देखो, मोटा पेशीय आवरण किस में पाया जाता है, धमनी में। यहाँ पे धमनी में क्या कह रहा है, पतला। पेशीय आवरण पतला किस में होता है, सीरा में। यहाँ पे क्या कह रहा है, मोटा। गलत हो गया स्टेटमेंट, उल्टे लिख दिए, उल्टे लिख दिए। देख लो यहाँ पे अपने ऑप्शन लिख रखे हैं, यहाँ पे इसने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। दूसरा देखते हैं, धमनियां रक्त को हृदय से उच्च दाब के तहत विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं, और ये जो सिरा होती हैं ये अंगों से रक्त को एकत्रित करके निम्न दाब के तहत हृदय में लाती हैं। देख लीजिए, इसका आंतरिक व्यास कम होता है जिससे रक्त प्रवाह उच्च दाब के साथ होता है, जबकि इसके अंदर आंतरिक व्यास ज़्यादा होने से रक्त का निम्न दाब के साथ प्रवाह होता है। बिल्कुल करेक्ट है, एकदम सही है। ओके, धमनी में उच्च रक्तदाब होता है और सिराओं के अंदर जो है वो क्या होता है, निम्न दाब होता है। बिल्कुल ठीक है, यानी कि आपका ए सही नहीं है और आर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा, सॉरी सही हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ए सही नहीं है और आर आपका यहाँ पर क्या है, करेक्ट है, क्योंकि धमनियाँ उच्च रक्तदाब होता है उसके अंदर और इसके अंदर कम होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पेप्टाइड जीन अभियांत्रिकी इंसुलिन का भाग नहीं है। चिल्ला चिल्ला के बताया था मैंने कि एक होता है प्रो इंसुलिन और एक होता है इंसुलिन, जिसको अपन मैच्योर इंसुलिन कहते हैं। उसके अंदर अपन देखेंगे तो दोनों में अंतर करके बताया, ये प्रो इंसुलिन, ये इंसुलिन। चेन ए चेन बी दोनों के अंदर ही होती है, चेन ए चेन बी। लेकिन चेन सी यानी कि सी पेप्टाइड जो है वो केवल और केवल किस में होता है, प्रो इंसुलिन में होता है। और जैसे ही उस प्रो इंसुलिन से सी पेप्टाइड अलग हो जाता है वो क्या हो जाता है, आपका इंसुलिन हो जाता है। यानी कि जो सी पेप्टाइड है वो आपका मैच्योर इंसुलिन में नहीं पाया जाता। ऐसे सवाल मिले एग्जैक्ट ऐसे। नेक्स्ट, मासिक चक्र की जो अवस्था है उसको सीक्वेंस में जमाना है आपको। फिर से मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर स्टेज बता रखी है, ऋतुस्राव सबसे पहले, मेंस्ट्रुअल फेज, आर्तव अवस्था जिसको कहते हैं। अब इंग्लिश में शब्द बिल्कुल मेंस्ट्रुअल फेज दे रखा था, ठीक है ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर इतनी जगह नहीं थी मेरे पास कि मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों लेके आऊँ, तो कहीं पे शब्द अलग दिख जाए तो वहाँ पे मैंने इंग्लिश वर्ड लिखवा रखा है और वहाँ पे भी बिल्कुल मेंस्ट्रुअल फेज आ रखा है। उसके बाद पुट्टी की प्रवस्था सी आ जाएगा, तो पहले आपका क्या आ जाएगा, डी, उसके बाद क्या आ जाएगा, सी। सवाल तो यहाँ से ही पता चल रहा है, पहले डी आ गया, यहीं से सवाल हो गया। लेकिन फिर भी अपन ने पूरी सीक्वेंस में लिखी है, पहले ऋतुस्राव, फिर पुट्टी की प्रावस्था, फिर आपकी अंडोत्सर्जन प्रावस्था यानी कि सी के बाद में ए, उसके बाद में आपकी बी आ जाएगी। ठीक है, डन डन, और उसके बाद स्रावी प्रावस्था। क्लियर है, बढ़ूँ आगे। चलो अगला सवाल, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन समजात अंगों के लिए सही नहीं है। ये रहा आपका समजात अंग, कहाँ रहा, ये रहा, ये समजात अंग रहा। समजात अंग जो हैं इनके अंदर जो है ये कैसे होते हैं, डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट को क्या कहते हैं, अपसारी। दिख नहीं रहा होगा, लगभग तो दिख ही रहा आपको, डाइवर्जेंट मतलब अपसारी। तो पहली चीज़ तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा और सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि समजात अंग है तो क्या हो जाएंगे, अपसारी हो जाएंगे। समजात अंग है तो क्या हो जाएंगे, अपसारी। अभिसारी कौन होते हैं, अभिसारी सर जो समरूपी या समवर्ती अंग होते हैं वो होते हैं, तो सी गलत है, डी सही है। दूसरी चीज़, इनकी एक जैसी शरीर संरचना लेकिन अलग अलग कार्य। देख लीजिए, सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन, यानी कि समान संरचना कार्य अलग अलग, यानी कि ए भी आपका सही है। तो ए और डी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ए और डी करेक्ट हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि शरीर की संरचना समान नहीं है, कार्य एक जैसे हैं, तो वो क्या हो जाएंगे आपके अभिसारी या समरूपी हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सारा का सारा मिल रहा है एग्जैक्ट। अगला सवाल, ये सवाल आपसे जल परिवहन का क्रम पूछ लिया। मैंने 2-4 ही सीक्वेंस बताई थी पूरी इस 78 क्लासेस के अंदर और वही छपी है। निम्नलिखित में से सही अनुक्रम को व्यवस्थित करें। जल बाहरी पर्यावरण जड़ों से जाइलम प्रवेश कैसे करता है। सबसे पहले मूल रोम, पहले अपने वाला देख लो, मूल रोम, फिर बाह्य त्वचा यानी कि एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकिल, फिर प्रोटोजाइलम, फिर मेटाजाइलम। इन्होंने क्या कहा, सबसे पहले इन्होंने 4 दे रखे हैं। अधिचरम, अधिचरम को इंग्लिश में कहते हैं एपिडर्मिस। हिंदी वाले नाम देख के कंफ्यूज नहीं हो, इंग्लिश वाले सवाल में इसलिए नहीं लेके आया क्योंकि मेरे पास जगह नहीं थी। तो एपिडर्मिस में सबसे पहले देख लो एपिडर्मिस, उससे पहले अगर मूल रोम होता तो आ जाता, नहीं है तो सबसे पहले एपिडर्मिस यानी कि डी आएगा। उसके बाद में क्या आ जाएगा, कॉर्टेक्स आ जाएगा।
है ना। पहले डी आ जाएगा, उसके बाद में सी आ जाएगा, तो ये हो जाएंगे डी और सी। उसके बाद में एंडोडर्मिस, अंतःचर्म को क्या कहते हैं, एंडोडर्मिस कहते हैं, है ना। ये इंग्लिश वाले टर्म में आपको बिल्कुल साफ साफ दिखेंगे। तो उसके बाद में आपका क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी। पहले आपका डी यानी कि एपिडर्मिस, फिर आपका एंडोडर्मिस, उसके बाद एपिडर्मिस, फिर कोर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस और फिर पेरिसाइकल यानी कि परिरंभ। ठीक है, तो ये रखा बिल्कुल सामने आपके। अगला सवाल हार्मोन्स को लेकर के है कि कौन सा हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है। T4 या T4 अगर अपन देखें, T4 कहाँ से निकलता है, थायराइड से। सर आपने कहाँ लिखवाया, यहाँ तो लिखा हुआ है, तो ये रहा थायराइड, ये रहा थायराइड, और थायराइड से यहाँ पर T3 और T4 दिख रहा है। हमने तो यहाँ तक भी बताया कितना परसेंटेज निकलता है, यहाँ पे तो केवल इतना पूछा है कि T4 कैसे निकलता है, तो T4 आपका थायराइड से निकलता है। ठीक है, एपिनेफ्रिन कहाँ से निकलता है, ये रहा आपका एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन किससे निकलता है, एपिनेफ्रिन या एड्रीनलिन कहाँ से निकलता है, एड्रिनल ग्रंथि। सर कहाँ लिखा है आपने एड्रिनल, अरे मैं एड्रिनल पढ़ा रहा था, मेड्यूला के हार्मोन पढ़ा रहा था। ठीक है, समझ गए मेरी बात को, ठीक है सर समझ गए, तो ये लो एड्रिनल। अच्छा, उसके बाद GnRH किससे निकलता है, GnRH सर हाइपोथैलेमस से। LH किससे निकलता है सर, पिट्यूटरी से। आपने कहाँ बताया, ये सर ये गोनेडोट्रोपिन को GnRH कहते हैं, और ये किसको कंट्रोल करते हैं, LH और FSH को, यानी कि ये जो आपके हाइपोथैलेमस जो होता है वो पीयूष ग्रंथि का हार्मोन पर नियंत्रण करता है। यस सर, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। यस सर, तो ये GnRH और ये इन दोनों को कंट्रोल कर रहा है। सारी चीज़ें ही लिखा रखी हैं। फिर LH मेल में क्या करता है, फीमेल में क्या करता है, FSH मेल में क्या करता है, फीमेल में क्या करता है, सारी चीज़ें बताइए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आयन एक्टिन तंतु की ट्रोपोनिन इकाई से जुड़ करके उसके ऊपर सक्रिय स्थल के आवरण को हटा देता है। आंसर क्या जाएगा, ये देख लो, Ca+2 आयन मुक्त होते हैं, ये ट्रोपोनिन संकुल की TPC उप इकाई के साथ जुड़ करके मुक्त परिवर्तन करते हैं और मायोसिन बाइंडिंग साइट खुल जाती है। आवरण हटाने का मतलब खुल जाती है। ठीक है, आ रहा है मजा। चलो अगला सवाल, वोल्वेट प्रकार का दलपुंज पुष्प दल विन्यास किसमें देखा जाता है। ये लिखा रखा है वोल्वेट। बहुत बार तुमने मेरे को परेशान किया, सर हिंदी बताओ हिंदी बताओ, मैं नहीं बताई तो नहीं बताई। यहाँ पे ये फ़ायदा आपको मिल रहा है, इंग्लिश के अंदर सीधे सीधे टर्म इंग्लिश के अंदर यूज हुए हैं, सीधे के सीधे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये वोल्वेट रहा, और वोल में एक ही एग्जाम्पल लिखवाया वोल्वेट में, कैलोट्रोपिस। देख रहे हो आप, एक ही एग्जाम्पल लिखवाया वोल्वेट में कैलोट्रोपिस, और ये छप गया सीधा का सीधा वोल्वेट के अंदर कैलोट्रोपिस। देख रहे हो लेवल कंटेंट का। सर क्या बार बार कह रहे हो, अरे कहना तो पड़ता है ना भाई, जब चीज़ें इस तरीके से मिलती हैं तो उसके पीछे आपको अंदाज़ा भी लगता होगा कि कितनी मेहनत होगी। और ऐसा नहीं है कि मैंने 700 पेज भरवा दिए, पूरे राजस्थान के अंदर सबसे शॉर्ट कंटेंट, सबसे शॉर्ट कंटेंट। और ऐसा नहीं है कि पढ़ाया भी इधर उधर, नहीं, जिस बच्चे ने क्लास देखी है एकदम दिमाग में सेट किया उसके, जिसने ईमानदारी से क्लास देखी है ना, मैथ वाले बच्चों को बायो से प्यार हो गया, मैथ वाले बच्चों को, और 40 सवाल करके आए हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पादप हार्मोन है, तो ये PGR बिल्कुल पादप वृद्धि हार्मोन मैंने बताए थे आपको कि भाई ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन और एब्सिसिक एसिड अम्ल और इथाइलिन। तो ये देखो एब्सिसिक अम्ल है, बिल्कुल है सर। जिब्रेलिन है, यस सर जिब्रेलिन, ये रहा सर। और ऑक्सिन भी है, यस सर ऑक्सिन भी है। तो सर एड्रीनलिन नहीं है क्या, नहीं है, एड्रीनलिन तो यहाँ से निकलता है ना, ये देखो, ये तो जंतु हार्मोन है, मनुष्य के अंदर एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है, यानी कि A, B और C होगा। यस, A, B, C होगा, पादप हार्मोन 3 ही है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से घटक वसा के पाचन में सहायता करते हैं। ये लिखा रखा है वसा का पाचन। इसमें लिखा रखा है पित्त रस में उपस्थित पित्त लवण के द्वारा वसा की बड़ी बूंदों को छोटी बूंदों में तोड़ा जाता है, जिसे इमल्सिफिकेशन या पायसीकरण कहते हैं। उसके बाद इसके ऊपर लाइपेज एंजाइम जो है वो क्या करता है, काम करता है, यानी कि एक तो आपका पित्त लवण और एक आपका क्या हो जाएगा, एक आपका लाइपेज हो जाएगा, यानी कि A और C आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, A और D करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, A और D करेक्ट हो जाएगा। बाकी ट्रिप्सिन बहुत अच्छे से बचा रखा है, एमाइलेज बहुत अच्छे से बता रखा है। यहाँ पर स्क्रीनशॉट मैं नहीं लेके आया, तो समझ गए होंगे कि लाने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, चलो
वह स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता, यानी कि दूर दृष्टि दोष, यानी कि आपका दूर दृष्टि दोष, दूर की वस्तु तो साफ दिखाई देती है, निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती, हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया या निकट दृष्टि दोष में क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है और दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ और वहाँ की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती, अलग क्या कहते हैं, पास की। ठीक है, चलो ये फिर से हार्मोन का क्वेश्चन आ गया। चलो मुझे बताओ इंसुलिन किससे निकलता है। इंसुलिन तो सर हाँ इसके काम को लेकर के है ना, कार्य को लेकर के सवाल पूछा। इंसुलिन क्या करता है, रक्त शर्करा के स्तर को कंट्रोल करता है। हमने क्या पढ़ा, कहाँ पे पढ़ा इंसुलिन, ये रहा सर अग्नाशय की बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है और ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, मतलब शुगर लेवल को क्या करता है, कंट्रोल करता है, यानी कि बी के अंदर आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन किससे निकलता है, अग्रपाली यानी कि पीयूष ग्रंथि। ये चेंज कैसे हो गया, चलो ये किससे निकलता है, पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली से, यानी कि पीयूष ग्रंथि से क्या निकला, ग्रोथ हार्मोन। क्या करता है, शरीर की वृद्धि में शामिल होता है। ये रहा सर शरीर, कहाँ पे चला गया, शरीर की वृद्धि में शामिल होता है, यानी कि ए के अंदर आपका क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा, डी में आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्लियर क्लियर, यहाँ पे पूरा सोच नहीं था, ए में फर्स्ट आ रहा है, केवल एक नहीं है, एक भी आ रहा था तो आपको सवाल हो रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं आपके सामने स्क्रीनशॉट सारे ही ले आया हूँ। ठीक है, बाकी अंडा से ये इससे मिल जाएगा, ये इससे मिल जाएगा, यानी कि एकदम एग्जैक्ट सेम आगे के आगे मिला रखे। नेक्स्ट, चलो ये अच्छा क्वेश्चन था। सिट्रिक अम्ल चक्र के निम्नलिखित क्रियाधारों को उनके अंदर उपस्थित कार्बन की संख्या के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही का मतलब बढ़ते हुए क्रम में, कि भाई सबसे कम कार्बन वाला पहले और सबसे ज़्यादा कार्बन वाला बाद में रखना है। तो अब देखो सारे के अंदर कितने कार्बन है मैंने बता रखे हैं। पायरुवेट, ये रहा, पायरुवेट में कितने कार्बन है सर, आपने बताई सर 3 कार्बन, यानी कि पायरुवेट में 3 कार्बन। सर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में ये रहा देखो 4 कार्बन, यस सर 4 कार्बन, लिख भी नहीं पा रहा हूँ, 4 कार्बन। अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, ये रहा अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, कितने कार्बन है, 5 कार्बन हैं, कितने, 5। फिर सिट्रिक अम्ल, ये रहा सर सिट्रिक अम्ल, 6 कार्बन हैं, कितने कार्बन हैं, 6 कार्बन है सर। फिर सर एसिटाइल कोएंजाइम, ये तो आपने पक्का नहीं लिखाया सर, पक्का नहीं लिखाया, ये रहा एसिटाइल कोएंजाइम, ए में कितने कार्बन, 2 कार्बन। गिनवा दिए सारे के सारे, अब जमा दो, क्या दिक्कत है। सबसे पहले आरोही क्रम में जमाना है तो ई सबसे पहले आ जाएगा, और ई सबसे पहले तो भाई साहब एक ही ऑप्शन में आ रहा है। अब अपना देख लो, सबसे पहले ई में 2 कार्बन, फिर ए के अंदर 3 कार्बन, फिर बी के अंदर 4 कार्बन, फिर आपका सी के अंदर जो है 5 कार्बन और डी के अंदर 6 कार्बन। बढ़ गया 2 से 3 4 5 6, ऐसे ही जमाना था। कितना ईजी क्वेश्चन है, आगे बढ़ो। चलो ये बताओ सर, कौन सी जो है वो चीज़ें किस में पाई जाती हैं, कोहोनोसाइट सेल, कोहोनोसाइट सेल, ये रही कोहोनोसाइट सेल, ये रहा आपका पोरीफेरा, ये रहा आपका पोरीफेरा, यानी कि ए के अंदर जो सेकेंड आ जाएगा। सर रेड्यूला, रेती जीवा किस में पाया जाता है, ये रहा आपका मोलस्का, और ये रहा मोलस्का के अंदर मुख में रेतनांग या रेड्यूला पाए जाते हैं, यानी कि इसके अंदर आपका क्या आ जाएगा, फर्स्ट, बी में फर्स्ट आ जाएगा, ए में सेकेंड, बी में फर्स्ट। सर सल्क किस पे मिलते हैं, ये रहा आपका रेप्टाइल्स, एक मिनट, ये रहा आपका रेप्टिलिया, इसके अंदर आपके बाह्य कंकाल के रूप में क्या मिलते हैं, अरे सल्क मिलते हैं, क्या मिलते हैं, सल्क मिलते हैं। तो यानी कि ये आ गया रेप्टिलिया। और बचे रोम और मेमेलिया, कहाँ पे लिखाया सर, ये रहा मेमेलिया, और ये रहे बाह्य कंकाल के रूप में त्वचा पर बालों की उपस्थिति। ठीक है, ठीक है, एकदम टकाटक। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा, दिए गए कथनों में सही कथन वाले विकल्प का चयन करना है। सही कथन आपको बताना है। एक मिनट, ये क्या हो रहा है। अच्छा पहले देखिए, अगर मैं बात करूं अमीबा की, तो अमीबा के अंदर जो है वो संकुचनशील यानी कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है, संकुचनशील रिक्तिका होती है। यस सर बिल्कुल करेक्ट है, यस सर बिल्कुल करेक्ट है। ई ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये पेन क्यों नहीं चल रहा है, ई ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में सर लाइसोसोम की ये बात कर रहा है। सर लाइसोसोम के अंदर आपने बताया क्या, यस बताया ना, लाइसोसोम के अंदर 50 से अधिक जल अपघटनीय एंजाइम भरे हुए रहते हैं जो अम्लीय पीएच पर काम करते हैं। यहाँ पर तो इन्होंने उनकी बात ही नहीं की, डी तो गलत हो जाएगा। ऑक्सीडेज, लाइगेज, ट्रांसफेरेज ये थोड़ी पाए जाते हैं, ये थोड़ी मिलते हैं। ठीक है, माइक्रोबॉडी पादप और प्राणी दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। कहाँ पे लिखा है माइक्रोबॉडी, ये रहा सूक्ष्मकाय माइक्रोबॉडी, ये एकल झिल्ली बंधित कोशिकांग है जो पादप और जंतु दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, पादप और जंतु दोनों में पाए जाते हैं। सी ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा।
यानी कि सी और ई तो आपका सही है, सी और ई तो आपका सही है। डी आपका गलत हो गया। तो देखो इसमें भी डी आ रहा, इसमें भी डी आ रहा, इसमें भी डी आ रहा, एक ही ऑप्शन हमारे पास बच रहा है, कौन सा? सी, है ना। ये सिर्फ एक ही सी हो रहा था, लेकिन अपन पूरी प्रूफ देख लिए। अच्छा, उसके बाद में अगर मैं बात करूं, अगर बिंदु गुण सूत्र में टर्मिनल सूत्र के अंदर होता है, बिल्कुल यहाँ पर प्रूफ लाने की मेरे पास स्क्रीनशॉट लाने की जगह नहीं थी। आप कौन सा चैप्टर खोलेंगे? गुण सूत्र। जब मैंने पहला चैप्टर पढ़ाया उस समय गुण सूत्र की आकृति के बारे में बताया, मैंने कहा मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टिलोसेंट्रिक, उसमें चारों के चारों प्रकार बता रखे हैं। ये लाइन बिल्कुल एग्जैक्ट बता रखी है। ये लाइन भी जब मैंने आपको सेंट्रोसोम और फ्लैजिला पढ़ाए थे, उसके अंदर 9+2 और 9+0 की व्यवस्था बताई, उसमें कौन डुप्लेट होता है, कौन सा ट्रिपलेट होता है, सारे ही बता दिए। क्योंकि यहाँ पर स्क्रीनशॉट लाने की जगह नहीं थी तो मैं नहीं लाया, लेकिन यहाँ पर जितने भी स्टेटमेंट है ना, वो सारे के सारे स्टेटमेंट अपने इस व्हाइट बोर्ड, ये जो दिख रहा है ना, इस पर लिखे हुए हैं। कहने का मतलब इतना सा है मेरा कि यहाँ पर सवाल करने के लिए इतनी सारी चीज़ों को लाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हमने जो कंटेंट आपको दिया है ना, उसमें से सारे के सारे यहाँ पर जितने स्टेटमेंट है वो एग्जैक्ट फिट बैठ रहे हैं, एग्जैक्ट फिट, एक भी स्टेटमेंट बाहर नहीं है। अगला सवाल, ये जैव प्रौद्योगिकी से रिलेटेड देखो, अब चार मैं स्क्रीनशॉट लेके आ रहा हूँ, फिर भी चीज़ें नहीं इसके अंदर आ रही हैं, क्योंकि स्क्रीनशॉट मेरे पास सारे हैं। यहाँ पे फ़ोन की एक लिमिटेड स्क्रीन है, उस पर इतने ही आ सकते हैं, ठीक है। चलो नीचे जैव प्रौद्योगिकी के अंदर इसमें से आपको सही कथन चयन करना है। रोजी पहली पारजीवी गाय हैं। देखते हैं रोजी के बारे में हमने कहाँ पढ़ा, ये पढ़ा सर, पहली पारजीवी गाय रोजी है, ठीक है सर, इतनी तो बात। जिससे अल्फा-1 एंटी ट्रिप्सिन निकलता है, गलत 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 गलत। क्यों? अल्फा-1 लैक्टाल्ब्यूमिन निकलता है। तो सर अल्फा-1 एंटी ट्रिप्सिन अलग से लिखवाया है, रोजी से नहीं निकलता, अलग से लिखवाया है, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। अच्छा, मतलब ए तो यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए, ए तो यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए, दो ऑप्शन तो कट ही गए, बी और डी तो कट गए। अच्छा, और बताओ सर, जैसे कि मैंने आपको ये बताया गोल्डन राइस विटामिन, ये क्या हो गया यार, ये चलो चलो चलो, गोल्डन राइस के अंदर क्या होता है? विटामिन ए होता है। गोल्डन राइस एक जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप है जिसके अंदर विटामिन ए होता है। ये ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, डी आपका बिल्कुल सही है। ई क्या कहा? जीन क्राई सेकेंड ए बी कपास के यानी कि कॉटन बोलवर्म को नियंत्रित करता है। कहाँ पे लिखाया मैंने, कहाँ पे लिखाया? ये रहा, क्राई सेकेंड ए बी अगेंस्ट कॉटन बोलवर्म, यानी कि डी और ई आपके करेक्ट है, ए आपका गलत है, ए दोनों में नहीं आ रहा, और डी और ई दोनों करेक्ट हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बी की। अब अपन बी, सी तो भाई अपने आप ही गलत हो गया, क्योंकि ऑप्शन तो दोनों इनमें से होगा, या तो ए होगा या बी होगा, सॉरी सी होगा, तो सी तो स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ये भी अपन देख लेते हैं कि भाई जो बीटी कॉटन है ना, ये बीटी कॉटन के अंदर बीटी कपास अभियांत्रिक फसल है जिसमें मिलोडिगाइना इनकॉग्निशिया के अंदर जो है ये नहीं किया गया था। उसके अंदर ये जो मिलोडिगाइना इनकॉग्निशिया है ये एक निमेटोड है, ठीक है ना, और उसके अंदर आपकी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जो मेथड है, जीन साइलेंसिंग मेथड है, उसका काम किया गया था, बीटी कॉटन के अंदर नहीं किया गया था, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया, इसका शायद मैं लेके आ जाऊँ क्या? हाँ, तो बीटी कॉटन ये बैसिलस तुरंजियसिस वाला ये लेके आ गया मैं, और ये भी मैं मिलोडिगाइना इनकॉग्निशिया वाला लेके नहीं आया, लेकिन सारा करवाया। उसके बाद में एलिजा टेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो जिसका उपयोग रोगजनकों जैसे जीवाणु विषाणु के अति अल्प सांद्रता के संसूचन के लिए किया जाता है। एलिजा टेस्ट का प्रयोग किया जाता है एड्स के लिए, आपको पता हो तो, है ना। ये चीज़ आप सबको पता है, और मैंने भी बहुत बार करवाया, कम से कम पूरे कॉन्टेंट में 2-3 बार ये चीज़ करवाई है। तो यहाँ पे जीवाणु की तो बात ही नहीं हो रही ना, जीवाणु की तो बात कहाँ पे हो रही है? ये चीज़ यहाँ पे यही समझनी थी, जीवाणु को कहाँ से एलिजा के अंदर शामिल कर लिया जाए, है ना। एलिजा टेस्ट केवल एड्स के लिए होता है, यानी कि विषाणुओं के लिए होता है, ठीक है। तो जीवाणु की बात यहाँ पर नहीं होती है, तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे, ये छोटी सी बात आपकी गलती करवा सकती थी, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि डी और ई दो ही सही है यहाँ पे, बाकी तीनों गलत है ऊपर वाले। सी सही है, सॉरी डी सही है और ई सही है। अगला सवाल, दो निकटवर्ती माइलिन आच्छादों के बीच का अंतराल क्या कहलाता है? ये रहे माइलिन आच्छाद, और इन माइलिन आच्छादों के बीच का जो गैप होता है उसको क्या कहते हैं? रेनवियर के नोड कहते हैं। क्लियर? अगला सवाल देखो, कितने 1 2 3 4 5 स्क्रीनशॉट लाने पड़ रहे हैं। पुनर्योगज डीएनए तकनीक, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर बायोटेक के जो स्टेप उसको सीक्वेंस में जमाना है। और जब मैंने बायोटेक पढ़ाई, मैंने कहा ये स्टेप कहीं पे भी सही ढंग से नहीं आ रखे हैं, मैं आपको सही ढंग से स्टेप पढ़ाऊंगा। और वही सवाल आया है, वो ही सवाल आया है, आपको सीक्वेंस ही पूछ लिया। तो सबसे पहले कौन सा स्टेप हो जाएगा? सोर्स डीएनए का पृथक्करण, सोर्स डीएनए का पृथक्करण, यानी कि डी तो सबसे पहले आना चाहिए भाई साहब। एक ही ऑप्शन मिल रहा है सर, एक ही ऑप्शन मिल रहा है,
फिर भी अपन बात कर रहे हैं सर 2 नंबर पे कौन सा आएगा, कट डीएनए फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। कट डीएनए प्रतिबंध एंजाइम का डीएनए कहाँ पे है, हाँ, प्रतिबंधन एंजाइम के द्वारा डीएनए का विखंडन, यानी कि उसके बाद ए आएगा, ठीक है, ये आ रहा है। उसके बाद में कौन सा आ जाएगा, तीसरा स्टेप, वांछित जीन को वेक्टर में जोड़ना, डीएनए का वेक्टर में जोड़ना, डीएनए खंड कह दो या वांछित जीन कह दो, एक ही कह दो। उसके बाद में बी आ जाएगा। उसके बाद में सी यानी कि होस्ट कॉम्पिटेंसी, है ना, रिकोमिनेंट डीएनए का परपोषी कोशिका में प्रवेश, पुनर्योगज डीएनए या रिकोमिनेंट डीएनए का मेजबान आतिथ्य, यानी कि जो आपकी परपोषी सेल है, ये क्या हो गया, ठीक है। तो चौथा स्टेप आपका क्या हो जाएगा, रिकोमिनेंट डीएनए का परपोषी में प्रवेश। और पांचवा स्टेप आपका क्या हो जाएगा, कल्चर मीडियम, वृहद स्तर पर संवर्धीकरण, यानी कि बड़े बड़े धात्विक टैंक में कल्चर मीडियम में उसको डाला जाता है, ठीक है। सारे के सारे स्टेप लिखे हुए हैं, फिर क्या दिक्कत थी। ये आ गया आपका प्लेसेंटेशन, यानी कि बिजांड विन्यास का क्वेश्चन, बिजांड विन्यास का क्वेश्चन किससे, उदाहरण से। चलो क्या क्या उदाहरण पूछे गए हैं, अब यहाँ पर हिंदी में लिखे हुए हैं, अपन को उससे कोई मतलब नहीं है। इंग्लिश के अंदर आप अपना पेपर खोल के सामने बैठोगे, मेरी बात पे विश्वास नहीं करोगे, पेपर जो है ना उसके सामने आपको रखना है। सबसे पहले लिखा हुआ है सीमांत। सीमांत का मतलब होता है मार्जिनिल। मार्जिनिल के अंदर क्या क्या एग्जाम्पल मैंने बताया, एक उदाहरण बताया मटर, बस ए के अंदर 4 आ जाएगा। ए के अंदर 4 किस में आ रहा है, जिसमें भी आ रहा है, ठीक है, आप देख लेना। फिर भीतीय, भीतीय को कहते हैं अपन पैराइटल। पैराइटल के अंदर भी एक ही एग्जाम्पल बताया आपको, सरसों। अच्छा, सरसों इसमें नहीं है। उसके बाद जैसे कि मैं बात करूं बेसल की, तो बेसल वाला मैं यहाँ पे लेके नहीं आया क्या, अच्छा बेसल वाला पीछे रख दिया, चलो कोई नहीं, वो तो बेसल वाला भी मैंने करवाया। फिर अपन और देख लेते हैं, जैसे फ्री सेंट्रल का पूछ लिया तो इसके अंदर डाईएंथस और प्रिमरोज हो जाएगा, ठीक है, तो ये डाईएंथस हो जाएगा, यानी कि डी में थर्ड आ जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा बस, ठीक है। बाकी ये नहीं है कि मैंने यहाँ पे नहीं लेके आया तो बेसल करवाया नहीं है, बेसल भी करवाया है, इसके जस्ट नीचे एक्साइल के बाद में बेसल करवाया है, फिर पैराइटल और फिर ये आपका फ्री सेंट्रल करवाया, ठीक है। तो एक एक एग्जाम्पल बहुत अच्छे से करवाए और सारे के सारे करवाए। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी अलवणीय या मीठे जल की मछली है, ये रहे मीठे जल की स्वच्छ जल में खाने योग्य मछली, कटला, रोहू, लेब्यू, ये रही लो। फिर समुद्री जल में खाने योग्य मछली भी बता रखी है, हिल्सा, सार्डिनेस, सार्डिनेला, ठीक है। तो सारी बता रखी है अपन ने, तो इसमें ऑप्शन तक चेंज नहीं हुए, सारी की सारी चीज़ें एकदम नोट्स में से हैं और मैं तो आपको दिखा भी रहा हूँ। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम को लेकर के। इसके अंदर आपको एक तो बोमेन संपुट, एक आपकी पीसीटी, एक आपका हेनले लूप की जो अवरोही भुजा है और आरोही भुजा है। अब देखो ये क्वेश्चन है आपके सामने और ये आपके सामने पूरी की पूरी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे अपन बात करें पीसीटी की, तो पीसीटी ये रही, ये किसका अवशोषण करती है भाई, जल का भी करती है, H2O का भी, और वैद्युत अपघटों का भी करती है। तो देख लीजिए जल और वैद्युत अपघट दोनों के लिए कौन पारगम्य हो जाएगी, पीसीटी, यानी कि बी के अंदर आपका थर्ड आना चाहिए, ठीक है साहब, ये दोनों तो पहले ही कैंसिल, बी के अंदर थर्ड आएगा। उसके बाद हेनले लूप की अवरोही भुजा और हेनले लूप की आरोही भुजा, ये लो, हेनले लूप की अवरोही भुजा केवल जल के लिए, तो अवरोही भुजा जो है वो केवल और केवल किसके लिए, जल के लिए, जल के लिए पारगम्य, वैद्युत अपघटों के लिए अपारगम्य, यानी कि सी के अंदर सेकंड आ जाएगा। किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। आया समझ में कैसे क्वेश्चन था, जैसे जैसे इसमें लिखा है वैसे वैसे सवाल पूछे गए हैं, आपको 1% भी दिमाग नहीं लगाना था, ठीक है ना। जितना दिमाग लगाना था वो मैंने लगवा के आपको कंटेंट दे दिया, उसके बाद आपको केवल समझना था, क्लासेस देखनी थी और 4 से 5 बार रिवीजन करना था, एक भी सवाल आपका गलत नहीं होता, ठीक है। फिर अपन देख लेते हैं, जैसे कि हेनले लूप की अवरोही भुजा ये होगी, आरोही भुजा केवल वैद्युत अपघटों के लिए होती है, ये देख लो, आरोही भुजा केवल वैद्युत अपघटों के लिए। और बोमेन संपुट क्या करता है, बोमेन संपुट जो केसी का गुच्छ होता है, ग्लोमेरुलस होता है, ये आपका ग्लोमेरुलस है, और इसके बाद ये बोमेन कैप्सूल इसको क्या कर रहा है, ये ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल इसको आवृत कर रहा है, ठीक है ना। घास ज़्यादा कट गई लेकिन आपको समझ में आ गया ना चीज़ें, एक बार फिर से बता दूं मैं। देखो क्या क्या चीज़ें हुई भाई, देखो पीसीटी तो दोनों के अंदर, दोनों के लिए पारगम्य हो जाएगी, अवरोही भुजा केवल जल के लिए होती है, तो ये अवरोही भुजा जो है वो जल के लिए पारगम्य और वैद्युत अपघटों के लिए अपारगम्य, और हेनले के लूप केवल वैद्युत अपघटों के लिए पारगम्य होती है, जल के लिए अपारगम्य। और आपका बोमेन संपुट क्या हो जाएगा, कोशिका गुच्छ को घेरे रखने वाला है। तो ये सारी सारी चीज़ें आप इधर देख सकते हो कि ये तो जल के लिए पारगम्य है और वैद्युत अपघटों के लिए भी पारगम्य, यानी कि पीसीटी दोनों के लिए पारगम्य है। और हेनले लूप की अवरोही भुजा केवल जल के लिए, आरोही भुजा केवल वैद्युत अपघटों के लिए, और ये आपका ग्लोमेरुलस जो अंदर है, उसके बाद ये आपका बोमेन कैप्सूल है जो कि आपको क्या कर रहा है, ग्लोमेरुलस को घेर के रख रहा है। चारों के चारों ऑप्शन एग्जैक्ट मैच हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सवाल देखिए, इसके अंदर
केवल एक ऑप्शन से आपका सवाल हो जाता। आप अगर देखते सेल्यूलोज को, तो सेल्यूलोज क्या है, एक पॉलीमर है। जैसे मैंने आपको सेल्यूलोज पढ़ाया, होमोपॉलीसेकेराइड पढ़ा रहा था, उस समय मैंने सेल्यूलोज पढ़ाया और इसकी एकलक इकाई मैंने बताई बीटा ग्लूकोज का, ये क्या होता है, बहुलक होता है। तो ये एक पॉलीमर पदार्थ हो गया, यानी कि सी के अंदर आपका क्या आ जाएगा, सी के अंदर आपका 4 आ जाएगा। 4 वाला ऑप्शन ही गलत हो गया, यहाँ पे देखो तीनों में नहीं आ रहा है, तो नीचे जो ऑप्शन कट गया वो ऑप्शन आपका हो जाता है। सी के अंदर 4 आ रहा है, बस इतना सा आपको देखना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपना वही पॉपुलेशन इंट्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, और इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो हिंदी वाले शब्द आप देखना मत, जैसे इंग्लिश वाले शब्द आप देखोगे म्यूचुअलिज्म, तो म्यूचुअलिज्म को अपन क्या कहते हैं, सौपकारिता, है ना। म्यूचुअलिज्म को सौपकारिता, आप इंग्लिश वाला पेपर लेके बैठे, यहाँ पर सौपकारिता की जगह म्यूचुअलिज्म। और म्यूचुअलिज्म के अंदर अपन ने एग्जाम्पल पढ़ा था फिग एंड वेस्प, है ना। ये इंग्लिश वाले एग्जाम, यहाँ पे आपको हो सकता है अलग दिखे पेपर को सामने, इंग्लिश में यहाँ पर लिखा हुआ है फिग एंड वेस्प, और अपने भी क्या लिखा हुआ है, फिग एंड वेस्प लिखा हुआ है। म्यूचुअलिज्म के अंदर फिग एंड वेस्प हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कॉमेंसलिज्म देखो, कॉमेंसलिज्म को अपन क्या कहते हैं, कॉमेंसलिज्म को सहभोजिता, कॉमेंसलिज्म के अंदर सहभोजिता, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, क्रॉन फिश एंड, सॉरी ये आ रहा है बार्निकल्स एंड वेल, ये रहा बार्निकल्स एंड वेल, किस में आ जाएगा, एक अंदर 4 आ जाएगा। समझ गए मेरी बात को, एक अंदर 4 आ जाएगा, केवल एक दो ऑप्शन है। चलो फिर सी के अंदर फर्स्ट आ जाएगा, सी के अंदर फर्स्ट आ गया, मतलब ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अपना। आई बात समझ में, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो ये यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर होती है, टीसीए साइकिल कहाँ पर होता है, ग्लाइकोलिसिस कहाँ पर होता है, ईटीएस कहाँ पे होता है, और गुणसूत्र कहाँ पर होता है। अच्छा टीसीए कहाँ पर होता है, बताओ मुझे क्या होता है टीसीए। क्रेब साइकिल को ही तो टीसीए कहते हैं, तो क्रेब साइकिल कहाँ पे होता है, मैट्रिक्स में होता है, ठीक है सर। क्रेब साइकिल या टीसीए साइकिल तो कहाँ पे हो जाएगा, मैट्रिक्स में हो जाएगा। ये मिला देता हूँ अभी, जैसे कहाँ पे मिलाऊँ, टीसीए साइकिल मैट्रिक्स में, ये रहा मैट्रिक्स, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर आपने तो क्रेब साइकिल लिखाया, टीसीए लिखाया ही नहीं। अभी आगे स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा, क्रेब साइकिल को टीसीए लिखा हुआ है मैंने, है ना, लिखा हुआ नहीं है, समझाया हुआ है कि क्यों टीसीए कहते हैं, बहुत सारे नाम होते हैं, वो सारी बता रखे हैं, तो वो तुम कंफ्यूजन होना ही मत, सारी चीज़ें एक एक करके लिखाई हुई है। चलो अब अपन देख लेते हैं भाई, ईटीएस कहाँ पर होता है, ईटीएस सर क्रिस्टी पर होता है। ईटीएस कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली पर। सर फिर से क्रिस्टी बताया आपने, तो ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया, मैंने क्या कहा, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली को क्या कहते हैं, क्रिस्टी, ये लो क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली। ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होता है, कोशिका द्रव्य में, ये रहा ग्लाइकोलिसिस, ये रहा इसकी साइट या स्थान कोशिका द्रव्य। और क्या पूछा, गुणसूत्र कहाँ पे होता है, ऑब्वियसली बात है केंद्रक में होता है, कई बार बता रखा है, स्क्रीनशॉट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका मेंडल का द्विसंकर संकरण है ना, उस पर आधारित है। कैसे आधारित है, मेंडल का जो द्विसंकर संकरण आधारित पे, उस पर एक नियम है आपका स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, और वो नियम कहता है कि एक संकरण के दौरान अगर दो जोड़ी विशेषक सम्मिलित होते हैं तो एक जोड़ी का विशेषक का पृथक्करण दूसरी जोड़ी से स्वतंत्र रूप से होता है। ये बात कौन कहता है, द्विसंकर संकरण का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। जबकि यहाँ पे ये कह रहा है कि जीन ए और जीन बी स्वतंत्र रूप से पृथक नहीं होते हैं, यानी कि ये इसका एक्सेप्शन है। यानी कि सवाल किसका पूछ लिया आपको, सहलगनता का सवाल पूछ लिया। समझ रहे मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर इसने कहा है जीन ए और जीन बी स्वतंत्र रूप से पृथक नहीं होते हैं, जबकि द्विसंकर संकरण में तो ऐसा नहीं होता, स्वतंत्र अपव्यूहन में तो ऐसा नहीं होता। उसमें क्या कहा गया कि वो वहाँ से स्वतंत्र रूप से पृथक हो जाते हैं, ठीक है। तो नहीं किस में होते हैं, नहीं होते हैं सर सहलगनता में, अपवाद लिखा रखा है मैंने कि सहलगनता में ये पृथक नहीं होते हैं। अच्छा तो इसका मतलब यहाँ से F2PD का जो अनुपात है वो ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि द्विसंकर संकरण पर आधारित ही नहीं है, ये तो उसके एक्सेप्शन पर आधारित है। चलो तो यानी कि F2PD का अनुपात ये वाला हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अगर आपसे सत्य कथन पूछा है तो डी तो नहीं आएगा, ई आएगा, तो डी तो आना ही नहीं है, ई आएगा, तो एक ही ऑप्शन हो गया हमारे पास, बी और ई। बाकी मैंने ये भी लिख रखा है कि जीन ए और जीन बी एक ही गुणसूत्र पर स्थित होते हैं, एक दूसरे के साथ निकट रूप से संबंधित होते हैं। कहाँ पे लिखा है, देखो ये रहा सहलगनता के अंदर, सहलगनता सारी चीज़ें लिखाई है कि ये अगर दो जीन एक ही गुणसूत्र स्थित होते हैं तो वे एक साथ वंशागति दर्शाते हैं, है ना, वो पृथक नहीं होते, एक साथ वंशागति दर्शाते हैं। दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो करेक्ट हैं वो अपने यहाँ पर लिखे हुए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प आहार श्रृंखला बनाता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, फिर भी अपन दे देते हैं। सबसे पहले क्या होते हैं, उत्पादक। उत्पादक क्या होते हैं, पेड़ पौधे, शैवाल, पादप प्लवक, ठीक है। फिर क्या आते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, जिसमें जंतु प्लवक, हिरण, गाय, बकरी, सब कुछ इसमें आ जाएंगे। उसके बाद में सर्वोच्च मांसाहारी मनुष्य, ये हो जाएगा बस ये ऑप्शन, ठीक है। बाकी कोई देखो, बकरी है, बकरी को गाय खाती है क्या, गाय को कभी हाथी खाती है, नहीं खाती। घास, घास को मछली खाती है, ठीक है भाई, फाइटोप्लैंक्टन को खा सकती है, फिर बकरी कैसे खाएगी मछली को, ठीक है ना। तो बाकी ये तो कोई कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। फिर भी ये रहा सारा का सारा प्रूफ, मैं तो हर सवाल के प्रूफ लेके आ रहा हूँ, एक भी सवाल ऐसा नहीं है। चलो ये देख लो,
इसके अंदर आपको क्या करना है, जो संरचनात्मक घटक है उसको बढ़ते क्रम में जमाना है, मतलब सबसे छोटा घटक पहले रखना है और सबसे बड़ा घटक बाद में रखना है। तो सबसे बड़ा घटक तो क्या हो जाएगा भाई, कंकाल पेशी हो जाएगा। सबसे बड़ा घटक तो कंकाल पेशी ई हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन ई तो अच्छा सब में ही आ रहा है, इस बार ये सवाल ऐसे नहीं होगा। फिर आपको मैंने क्या कहा, कंकाल पेशी की इकाई होती है मायोफाइबर, पेशीय तंतु। ठीक है, अब पेशीय तंतु के अंदर क्या पाए जाते हैं, पेशीय तंतुक, ये रहा पेशीय तंतु, और उसके अंदर क्या होते हैं, एक्टिन और मायोसिन होते हैं। देख लो सारी की सारी चीजें बता रखी है। कंकाल पेशी, ये बड़े से छोटे की तरफ मैं चल रहा हूँ। कंकाल पेशी सबसे बड़ी, उसकी इकाई पेशीय तंतु। फिर हमने पेशीय तंतु के बारे में समझा, तो मैंने कहा इसके अंदर पेशीय तंतु होते हैं और पेशीय तंतु के अंदर एक्टिन और मायोसिन हो जाएंगे। तो अब आपको उल्टा चलना है, पहले मायोसिन रखना है क्योंकि सबसे छोटा मायोसिन, उसके बाद पेशीय तंतु, उसके बाद में पेशीय तंतु, उसके बाद में कंकाल पेशी। यानी कि सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, बस डी आपका सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद में क्या आ जाएगा, सी, उसके बाद में ए, उसके बाद में बी, ठीक है, और उसके बाद में ई आ जाएगा। क्लियर, एक एक पॉइंट। चलो आनुवंशिकता के बारे में बताना आपको इसके अंदर। सबसे पहले अगर आप इस स्टेटमेंट को देखोगे कि लैंगिक जनन करने वाले जीवों में समान गुण या विशेषक के लिए जीन की केवल एक कॉपी होती है, और इसको ध्यान से पढ़ो, द्विगुणित जीव में हर एक गुणसूत्र की दो कॉपी होती है, एक माता से आती है एक पिता से आती है, एक कॉपी नहीं होती। यानी कि डी ऑप्शन गलत है, डी ऑप्शन गलत है, डी ऑप्शन गलत है, डी ऑप्शन गलत है, एक ही हमारे पास बच गया। दूसरा अगर देखें तो कोशिकीय डीएनए कोशिकाओं में प्रोटीन बनाने के लिए सूचना स्रोत होते हैं। बिल्कुल, डीएनए से प्रोटीन बनता है, पहले आरएनए बनेगा फिर प्रोटीन बनेगा। क्रिक ने सेंट्रल डॉगमा दिया और वो बात इसके अंदर बताई गई है, तो ये भी आपका सही है। कौन सा, सी वाला, ठीक है ना। आगे बढ़ू, आंसर तो मिल गया आपको। चलो अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं, यहां पर सही कथन आपको चयन करना है। मीथेन कुल वैश्विक तापमान में दूसरी उच्चतम योगदान करता है। वैश्विक तापमान की अगर ये रही ग्रीन हाउस गैसें, ये रही ग्रीन हाउस गैसें, सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, CO2 का 60%। दूसरा सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, CH4 मीथेन का। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। परसेंटेज भी मैंने इसलिए लिखवाए, परसेंटेज भी लिखवाता नहीं तो आपको पता ही नहीं चलता कि सर आपने CO2 CH4 ऐसे लिखवा दिया, मैं तो पता ही नहीं था। मैंने परसेंटेज लिखवाए, CO2 का 60% है, CH4 का 20% है, CFC का 40% है, N2O का 6% है। अब तो पता चलेगा, ठीक है सर। ओजोन की मोटाई डोप्सन इकाई में मापी जाती है। ये रही ओजोन परत की मोटाई की मापने की इकाई डोप्सन, ये भी सही, ई भी सही, ठीक है। नदी में सीवेज प्रवाह में कम करके नदी के BOD को बढ़ाते हैं, गलत। नदी के अंदर जो BOD के अंदर क्या होता है, शुद्ध पानी के अंदर BOD का मान कम होता है, BOD का मान बढ़ाते नहीं है। प्रदूषित जल के अंदर BOD का मान ज़्यादा होता है, और अब उसको क्या करना चाहते हैं, शुद्ध करना चाहते हैं, तो DO का मान बढ़ाना चाहते हैं, BOD का मान कम करना चाहते हैं, न कि बढ़ाना चाहते हैं। तो ये गलत हो गया। ये इधर देख लो, आप सारा ही पढ़ लो, आराम से ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या पूछा है, सही पूछा है, तो बी तो आना ही नहीं चाहिए भाई, बी तो आना ही नहीं चाहिए, ठीक है। बी सारे में बी आ रहा है, एक ही ऑप्शन था लास्ट वाला जो कट गया यहाँ पर, है ना। तो कैसे सवाल करने समझ में आ गया, बी तो गलत है, डी और ई सही है, तो सवाल आराम से हो जाता। चलो ये क्वेश्चन पूछा गया आपका सेकेंडरी ग्रोथ को लेकर के, कि सेकेंडरी ग्रोथ कोई सुविकसित पित्त है जिसमें कोई द्वितीयक वृद्धि नहीं होती। अब द्वितीयक वृद्धि नहीं होती मतलब डाइकोट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ किस में होती है, आपके डाइकोट और जिम्नोस्पर्म में होती है। ये रहा डाइकोट और जिम्नोस्पर्म, यानी कि डाइकोट तो यहाँ पर हो ही नहीं सकता, ठीक है, डाइकोट तो हो ही नहीं सकता। 6 से अधिक जाइलम युक्त अधिश्रम वलकुट कोशिका, यानी कि आपकी एक बीजपत्री जड़ क्या हो जाएगा, मोनोकोट रूट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये आपका फिर से ये द्विसंकर संकरण पर आधारित है, और ये जो मेंडल के मैंने 7 जोड़ी किस्मों के बारे में बताया कि कौन सा फैक्टर डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव है, वो एक कर लो, आपका काम हो जाएगा। पीला रंग और गोल आकार हरे रंग और झुर्रीदार आकार पर प्रभावी होने का गुण दर्शाता है। देखो ये पीला रंग, ये बीज की बात हो रही है, यानी कि सीड शेप और सीड कलर की बात हो रही है। तो कौन से डोमिनेंट होते हैं, सीड शेप में राउंड और सीड कलर में येलो, ये डोमिनेंट होते हैं, और रिंकल्ड और ग्रीन यहाँ पर रिसेसिव होंगे। तो यही बात कर रहे हैं कि पीला रंग और गोल आकार, तो गोल आकार तो ये दोनों डोमिनेंट हो जाएंगे। बिल्कुल सही है पहला स्टेटमेंट कि पीला रंग और यहाँ पर जो है वो गोल आकार हरे रंग और झुर्रीदार पर क्या होते हैं, प्रभावी होते हैं। सॉरी हाँ ठीक है, ये सही है। और हरा रंग और झुर्रीदार आकार पीले रंग और प्रभावी नहीं, ये अप्रभावी होता है। तो ए तो सही है और बी गलत है। तो ए तो सही है और बी गलत है, बी नहीं आना चाहिए, बी नहीं आना चाहिए, ठीक है, और ए सही है। उसके बाद अगर अपन देखे जाएं तो डी सही है। पादप वन का जीन स्वरूप जो है वो दोनों गुणों को
ज्ञात करने के लिए सम युग्मजीय है, ठीक है ना। तो ए और डी करेक्ट है, ए और डी करेक्ट है, यानी कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका आवेग के बारे में यहाँ पर 7 के दौरान घटनाओं की श्रृंखलाओं के बारे में पूर्ण होने तक का क्रम बताना है, यानी कि जब उद्दीपन मिल रहा है, यानी कि अपन को किसकी बात करनी है, विध्रुवीकरण की बात करनी है। तो पहली चीज़ तो उद्दीपन उपस्थित होता है विध्रुवीकरण के दौरान। दूसरी चीज़ यहाँ पर पहली चीज़ क्या होता है, अच्छा क्रम बताना है, तो सबसे पहले तो उसको उद्दीपन ही मिलेगा, डी आएगा पहले तो, और डी ले एक में ही आ रहा है, अच्छा और आ रहेगा, 1 मिनट, हाँ ऐसे गलती नहीं करनी तुम्हें एग्जाम में, मैं तो यहाँ पे कर सकता हूँ। तो पहले डी आ रहा है, मतलब ये 2 में से कोई एक होगा, ठीक है। उसके बाद में क्या हो जाएगा, उसके बाद में आ जाएगा आपका सी, है ना, Na+ का अंतर प्रवाह, सी आ गया। उसके बाद में आ जाएगा आपका ए, ठीक है, और सबसे लास्ट में तो ई आना ही है, ई तो सबसे लास्ट में आना ही है। चलो ये हो जाएगा फिर तो डी ऑप्शन। ये पूरा का पूरा विध्रुवीकरण यहाँ पे समझा रखा है, गेट के बारे में समझा रखा है, किस समय किसकी पारगम्यता अंतर होती है, Na+ का क्या रहता है, K+ का क्या रहता है, सारी की सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर करवा रखी है, ठीक है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो, इसके अंदर आपसे ये पूछा गया है ऊतक तंत्र के बारे में। 1 मिनट, ये क्या हो चुका है, इसके अंदर आपको इसके बारे में पूछा गया है, ये आपके इसका वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम का क्वेश्चन था। थोड़ा सा दिमाग लगाते ये सवाल हो जाता। मोनोकोट के अंदर जो 7 निपुल होते हैं वो संवृत होते हैं, संवृत का मतलब क्लोज्ड टाइप। आपके इंग्लिश वाला पेपर देखो, उसमें लिखा रखा है क्लोज्ड टाइप, क्लोज्ड टाइप। अब देखो क्लोज टाइप क्या सारे के सारे मोनोकोट में क्लोज टाइप होते हैं? यस सर। इधर अगर देखेंगे मोनोकोट स्टेम के अंदर क्लोज टाइप होता है, और इधर रूट चाहे डाइकोट हो चाहे मोनोकोट हो, दोनों में ही क्लोज टाइप का होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर अगर अपन देखें सी को, तो सी के अंदर देखो फ्लोएम जो है वो बाहर की तरफ, और जाइलम पुलों में फ्लोएम प्राय जाइलम के बाहरी भागों की तरफ होते हैं। यस, ये देखो जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं बही फ्लोएमी होते हैं, यहाँ पे भी द्विबही फ्लोएमी होते हैं, यानी कि बही फ्लोएमी, फ्लोएम क्या होते हैं, बाहर की तरफ होते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, ए भी सही है, सी भी सही है। अच्छा ए इसमें नहीं आ रहा, ए भी सही है, सी भी सही है, ठीक है। और कौन सा हो जाएगा? पत्तियों में 7 पुल तनों और पत्तियों के मतलब जो कॉन्जॉइंट प्रकार का जो टिश्यू सिस्टम है वो किस में मिलता है? तने और पत्तियों के अंदर पाया जाता है ना, स्टेम के अंदर मिलता है, आपका पत्तियों के अंदर मिलता है। तो ये भी सही है, ए सी और डी करेक्ट हो जाएगा आपका, ए सी और डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डन डन डन, चलो। अच्छा इसके अंदर ऊर्जा के अंदर आपको जमाना था, ऊर्जा प्रवाह में मुख्य घटकों के आपको चयन करना था। कैसे जमाना? देखो, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के निम्नलिखित मुख्य घटकों के क्रम में व्यवस्थित की। सबसे पहले ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सूर्य होता है। ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सूर्य, ठीक है। ऊर्जा का स्रोत सबसे पहले सूर्य। फिर सूर्य से ये कैसे जाता है? देखो, प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक के पास जाएगा, फिर किस पे जाएगा? शाकाहारी के पास, शाक पक्षी के पास, फिर किसके पास? मांसाहारी के पास। ऊर्जा का क्या होता है? सर्वाधिक ऊर्जा हमेशा उत्पादक के पास होती है और सबसे कम मांसाहारी के पास। तो सबसे ज़्यादा उत्पादक के पास होती है। अब उत्पादक के पास कहाँ से आती है? सूर्य से। ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य हो जाएगा, ठीक है। तो ए सबसे पहले, फिर बी, फिर सी, फिर डी। पहले ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी। ये डी ऑप्शन हो जाता है आपका। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहाँ पे आपको जनन से संबंधित मिलाना था, सीधा ही दिख रहा है। स्पाइरोगाइरा क्या है? फिलामेंटस एल्गी, है ना। स्पाइरोगाइरा क्या है? फिलामेंटस एल्गी। और फिलामेंटस एल्गी के अंदर क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन। फिलामेंटस एल्गी में क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन, यानी कि ये क्या हो गया? हाँ जरा ध्यान दो, फिलामेंटस एल्गी के अंदर क्या हो जाएगा? फ्रेगमेंटेशन, यानी कि ए में सेकंड आना चाहिए, ए में सेकंड, बस एक ही में आ रहा है सर, एक ही में सवाल सीधा ही हो रहा है सर। फिर भी अपन अगर देखें, बात करूं मैं राइजोपस की अगर मैं बात करूं तो राइजोपस में क्या होते हैं सर? अलैंगिक बीजाणु का निर्माण होता है सर, स्पोर फॉर्मेशन होता है, ठीक है। मैं बात करूं इसके अंदर हाइड्रा की, तो इसमें रीजनरेशन होता है सर। मैं बात करूं अमीबा की, तो इसके अंदर फिजियन होता है सर। क्लियर? जितनी मेरे पास जगह थी उतने मैं स्क्रीनशॉट लेके आ गया, बाकी मैंने हाइड्रा की भी लिखाया है और अमीबा का भी लिखवाया है। नोट्स आप देखोगे सारे के सारे उसमें है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं मेरी गलती मानता हूं कि मैंने इसको नहीं करवाया। जो बात है आपके सामने है, जो कंटेंट था आपके सामने है। 78 क्लासेस का कंटेंट है, 90 घंटे का कंटेंट है, राजस्थान में सबसे छोटा कंटेंट है और 95% प्लस क्वेश्चंस की गारंटी देने वाला कंटेंट है। 95% प्लस क्वेश्चंस हूबहू आपके छपे हैं और आपके सामने हैं। ये क्वेश्चन नहीं आया तो मैं इसको नहीं मान रहा हूं कि मेरे कंटेंट में से ये नहीं बैठा, ठीक है। ये मेरे से मिस्टेक हुई है तो वो आगे से हम सुधारने का प्रयास करेंगे। इस पूरे पेपर में ये एक सिंगल क्वेश्चन है जो हमारे से नहीं बैठा। अगला ये क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन मैंने कहाँ करवाया मुझे नहीं मिला, करवाया मैंने 100% है, पक्का करवाया है, मुझे याद है मैंने करवाया, लेकिन ये क्वेश्चन मुझे मिला नहीं है कहाँ पे मैंने करवाया है। ठीक है, तो उसके लिए मैं, आप कहो तो यहाँ पे मान लूँ, नहीं कहो तो नहीं मानूँ, दोनों तरीके से, क्योंकि मुझे अगर याद आ रहा है तो इसका मतलब मैंने करवाया है। अब कहाँ पे करवाया ये चीज़ मुझे मिली नहीं है, इसलिए आप अपने हिसाब से सेट कर देना। और एक ये क्वेश्चन यहाँ पर मैं अगर कहूँ तो मेरी गलती नहीं है, ये बोर्ड की गलती है, ये RSSB की गलती है। क्यों है गलती? क्योंकि उन्होंने ड्रग्स नाम की चीज़ सिलेबस में लिखी ही नहीं, ड्रग्स उन्होंने सिलेबस में लिखा ही नहीं। उन्होंने अगर मानव रोग लिख दिए, उसमें भी अलग अलग लिख दिया कि भाई प्रोटोजो द्वारा, जीवाणु द्वारा, कवक द्वारा, विषाणु द्वारा, तो साथ में ड्रग्स भी लिख देते तो हम पढ़ लेते। मैं ये नहीं कह रहा कि क्वेश्चन ईजी है कि टफ है, क्वेश्चन बहुत ईजी है। कोकेन नाम दिखते हुए किसी बच्चे ने तुक्का भी लगाया ना, तो एरिथ्रोजाइलम कोका पे लगाया उसने, है ना, एरिथ्रोजाइलम कोका पे लगाया, तो वो बात ही नहीं है कि क्वेश्चन ईजी है कि टफ है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ड्रग्स उन्होंने मेंशन नहीं की, तो मैंने ड्रग्स पढ़ाया नहीं, है ना। अगर पढ़ा था तो पहली स्लाइड के अंदर ये शायद सवाल कवर हो जाता। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके सामने हैं, प्रूफ हैं आपके सामने। एक क्वेश्चन इसके अंदर मैं मेरी गलती मानता हूँ, जो मैंने पढ़ाया उसमें से नहीं आया, और ये क्वेश्चन जो है वो आउट ऑफ सिलेबस दिया इन्होंने। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा पेपर। 46 क्वेश्चन आपके सामने आपसे पूछे गए हैं, जिसमें से अगर मैं इसको भाई मान लूँ सिलेबस के अंदर से दे दिया आपने, नहीं दिया, कुछ भी करो, तो 44 क्वेश्चन के प्रूफ आपके सामने है, चम्मली सवाल के प्रूफ एज इट इज़ आपके सामने है, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड आपके सामने है। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज के इस वीडियो का जो दावा मैंने आप लोगों से किया था, जो चीज़ मैंने आपको जिस चीज़ के ऊपर भरोसा दिलाया वो आज साबित करने के लिए ये मेरा वीडियो है। आप सब लोगों ने क्लासेस देखी, आप सब लोगों को उससे बहुत फ़ायदा हुआ। जिन लोगों ने नहीं देखी उन्होंने चाहे कहीं से भी पढ़ा हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस कंटेंट फंसना चाहिए, हमारा अल्टीमेट मकसद यही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।